बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और वो टॉपिक होगा हमारा पृथ्वी की वायुदाब पेटियां। पिछले वीडियो में हमने वायुदाब से संबंधित मुद्दों पर बातचीत की थी, तो जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं कृपया जाकर के पहले उसको देख लीजिए, तब फिर इसे देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पृथ्वी की वायुदाब पेटियाँ। पृथ्वी की जो वायुदाब पेटियाँ हैं ये कुल 7 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी जो है इसे या पूरे ग्लोब जो है ये पूरे ग्लोब को कितने वायुदाब की पेटियों में बांटा गया है, तो इसे बांटा गया है 7 वायुदाब की पेटियों में बांटा गया है। ठीक है, पृथ्वी में टोटल जो है ये 7 वायुदाब की पेटियां हैं। अभी हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो 7 वायुदाब की पेटियां हैं इन्हें मोटे तौर पर हम 4 भागों में बांट करके देख सकते हैं। तो कितने भागों में बांट करके देखेंगे? 4 भागों में। आइए सबसे पहले हम लोग इसका नाम लिख लेते हैं। तो पहला जो होगा ये है हमारा विषुवतीय निम्न वायुदाब की पेटी। विषुवतीय निम्न वायुदाब की पेटी। ठीक है, दूसरा जो है हमारा ये है उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। तीसरा है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। और चौथा जो है ये है ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। इसमें आप एक कॉमन चीज देखेंगे। कॉमन चीज ये है कि यहाँ निम्न है, फिर यहाँ उच्च है, फिर यहाँ निम्न है, फिर यहाँ उच्च है। यानी लो प्रेशर हाई प्रेशर, लो प्रेशर हाई प्रेशर, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अभी हम लोग ग्लोब में देखेंगे कि ये कहाँ पर हाई प्रेशर है, कहाँ पर लो प्रेशर है, कहाँ पर इनका स्थिति वगैरह क्या है, ये सारी चीज़ों को हम लोग बातचीत करेंगे। तो ये जो है मुख्य रूप से ये हो गए 4 पेटियाँ। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक आप लोगों को बहुत अच्छे से इसमें समझ में आएगा। बीच में स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत स्लो में ले जा रहा हूँ इसलिए ताकि आप लोग बहुत जो है ये ज्योग्राफी के विशेषज्ञ हैं नहीं, तो आप लोग इसे अच्छे से देखिए और आप समझें, इसलिए मैं थोड़ा इसको स्लो ले जा रहा हूँ। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी वायुदाब पेटियाँ में क्लियर कराऊंगा। तो ये 4 वायुदाब पेटियाँ है। ठीक है, हमने ग्लोब पर कितने वायुदाब पेटियाँ बताई? 7, और इन्हें बांटा कितने में? 4 में। अब इसमें एक मामला देखिए, ये है यहाँ पर कि विषुवतीय निम्न वायुदाब की पेटी, ये पहले वाला। ठीक है, ये फर्स्ट वाला, ये ताप प्रभावित कटिबंध है, और ये लास्ट वाला ये ताप प्रभावित कटिबंध है। ठीक है, तो हम इसमें रेड से टिक कर देते हैं और इस पर रेड से टिक कर देते हैं। और ये जो बीच के 2 बच गए, ये जो है ये पृथ्वी की दैनिक गति। ठीक है, ये पृथ्वी की दैनिक गति प्लस वायुदाब से प्रभावित होने वाली पेटियां हैं। किससे प्रभावित होंगे? तो ये गति और दाब, गति मतलब पृथ्वी की दैनिक गति और वायुदाब से प्रभावित होने वाली पेटियां हैं ये दोनों। ठीक है, जो ब्लू से लिखा हुआ है। अब हम लोग ग्लोब पे ड्रॉ करते हैं इन सबको और समझते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं एक बड़ा सा ग्लोब बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया ग्लोब। ठीक है, अब इस ग्लोब में हम लोग कर लेते हैं सबसे पहला काम कि हम लोग बना लेते हैं इस पे जो अक्षांश रेखाएं हमने पढ़ी थी वो देख लेते हैं। फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि जो लोगों ने अक्षांश से संबंधित वीडियो नहीं देखा है वो देख लीजिए और समझ लीजिए इसको अच्छे से। तो हम लोग जानते हैं बीच में जो ये अक्षांश रेखा है ये है 0 डिग्री, जिसे हम कहते हैं कौन सी रेखा? तो इसे हम कहते हैं विषुवत रेखा। इसके ऊपर में ठीक इस जगह पर है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसको हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। इस जगह में है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसको हम लोग आर्कटिक रेखा के नाम से जानते हैं। और इस जगह में है 90 डिग्री एन, यानी 90 डिग्री उत्तर, इसे हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव। इसी तरह से उत्तरी गोलार्ध की तरह ही दक्षिणी गोलार्ध में भी होंगे। दक्षिणी गोलार्ध में एक रेखा यहाँ पर होगी जिसका नाम है 23.5 डिग्री। यहाँ एन था, बस यहाँ एस होगा, यानी कि ये आपका कौन सी रेखा? तो ये हो गई आपकी मकर रेखा। इसके बाद में यहाँ पर एक और रेखा होगी,
जिसका नाम है 66.5 डिग्री, यहाँ 66.5 डिग्री एन है, यहाँ 66.5 डिग्री एस यानी दक्षिण। इसका नाम है अंटार्कटिक, इसका आर्कटिक था, इसका अंटार्कटिक है। और यहाँ पर है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री जो होगा ये एस यानी दक्षिण, तो ये हो गया हमारा दक्षिणी ध्रुव। इसके बाद हम बनाएंगे ये वायुदाब पेटियाँ कहाँ कहाँ पर है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलते हैं। हम लोग जानते हैं कि सूर्य की सीधी किरणें जो होती है ये सालों भर जो होती है ये विषुवत रेखा पर पड़ती है। सूर्य की सीधी किरणें जो होंगी ये विषुवत रेखा पर पड़ेंगी इस तरह से, ठीक है, विषुवत रेखा पर पड़ेंगी। इसीलिए क्या होता है कि ये जो विषुवत रेखा है हमारा, ये 0 डिग्री वाली रेखा है, 0 डिग्री रेखा से 10 डिग्री ऊपर और विषुवत रेखा से 10 डिग्री नीचे, यहाँ पर सूर्य की सालों भर सीधी किरणें पड़ती है। अब सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी तो यहाँ पर क्या होगा, गर्मी ज़्यादा होगी, जिसके कारण हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठेंगी। और पिछले क्लास में हमने देखा था कि जहाँ पर ताप अधिक होगा वहाँ पर दाब कम होता है। तो यहाँ से जो है ये हवाएं गर्म होकर ऊपर की तरफ उठ जाएंगी और यहाँ पर कौन सा जोन क्रिएट होगा, तो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा लो प्रेशर जोन यानी निम्न वायुदाब का क्षेत्र यहाँ पर बनेगा। तो इसको हम लोग एक संकेत से यहाँ पर निरूपित कर देते हैं। तो इस तरह से हम सीधी रेखा खींच देते हैं, तो ये हमारा जो हो गया ये हो गया निम्न वायुदाब का क्षेत्र। तो इस निम्न वायुदाब के क्षेत्र को हम क्या नाम दिए हैं, तो इस निम्न वायुदाब के क्षेत्र को हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो इसका नाम हमारा है विषुवतीय निम्न वायुदाब की पेटी। और ये किससे प्रभावित हो रहा है, तो ये ताप से प्रभावित हो रहा है। तो चलिए हम यहाँ पर हटा करके यहाँ पर इसका लोकेशन लिख देते हैं। तो इसका लोकेशन कहाँ हो जाएगा, तो इसका लोकेशन हो जाएगा 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। तो 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ की तरफ और 10 डिग्री साउथ की तरफ, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग बना लेते, ये 10 डिग्री उत्तर हो गया, 10 डिग्री एन, और यहाँ हो गया 10 डिग्री एस, या ये आपको पूछ लेता है। अब इसके बारे में 2-3 फीचर्स जान लीजिए, ठीक है। 2-3 फीचर्स क्या है कि सबसे पहला जो है यहाँ पर हवाएं जो होती है ये नीचे से ऊपर की तरफ उठती हैं और ऊपर से ठंडी होकर फिर नीचे जाती हैं। यानी हवाओं के चलने की दिशा जो होती है ये इस तरह से होगी, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। ये गर्म हो गई और गर्म होने के बाद कहाँ चली गई, ऊपर चली गई, और ये ठंडी हो गई, ठंडी होने के बाद कहाँ आ गई, नीचे हो गई। तो इस तरह से धाराएं चलती है। इन धाराओं को कहा जाता है संवहन धाराएं, ठीक है। तो यहाँ पर जो होती है ये संवहन धाराओं की उत्पत्ति होती है। और ऊपर से नीचे जब हवा चलती है तो हवा हमें महसूस नहीं होती है, क्योंकि हवा जब इस तरह से क्षैतिज दिशा में चलेगी, दाहिने से बाएं या बाएं से दाहिने, तब हमको हवा या पवन महसूस होगी। यहाँ पर हवाएं इस तरह से चलती है जिसके कारण हमें हवाएं महसूस नहीं होती है। और ये क्षेत्र हमें लगता है कैसा, तो ये क्षेत्र हमें लगता है शांत क्षेत्र। इसीलिए इस क्षेत्र को नाम दिया गया है शांत कटिबंध, या इंग्लिश में इसी को कहते हैं डोलड्रम। ये पूछता है आपको कि शांत कटिबंध या डोलड्रम के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है विषुवतीय निम्न वायुदाब की पेटी, यानी 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के क्षेत्र को, ठीक है। तो ये हमारा पहला वाला जो हो गया ये पेटी क्लियर हो गया। आइए अब चलते हैं दूसरी पेटी में। दूसरी पेटी जो है ये हमारी यहाँ पर है, देखिए 23.5, 23 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री से, ठीक है, यहाँ पर 30 से 35 डिग्री, ठीक है। और इसी तरह से नीचे में भी होगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, समझने में आसानी हो इसलिए ऊपर वाला बनाते हैं, नीचे में सेम टू सेम होगा, ठीक है। जैसे 23 डिग्री से ये वाला कौन सा हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा, हम मान लेते हैं ये 35 डिग्री उत्तर है, ठीक है। तो 35 डिग्री उत्तर, यहाँ पर कौन सा जोन क्रिएट होगा, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्रिएट होगा हमारा हाई प्रेशर जोन। अब यहाँ पर हाई प्रेशर जोन क्रिएट होने का कारण, तो यहाँ पर हाई प्रेशर जोन क्रिएट होने का कारण है कि यहाँ से जो हवाएं गर्म होकर के उठी थी, पृथ्वी की अपकेंद्रीय बल के कारण इनको क्या होता है, घुमा दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप ये हवाएं यहाँ से आकर के यहाँ 30 से 35 डिग्री के आसपास उतरती है। और इसी तरह से ये जो उपध्रुवीय क्षेत्र है, यहाँ से भी अभी हम लोग देखेंगे कि जो हवाएं गर्म होंगी उठेंगी वो इस जगह उतरेंगी। तो इस तरह से विषुवतीय क्षेत्र से आने वाली हवाएं और उपध्रुवीय क्षेत्र से आने वाली हवाएं दोनों यहाँ पर आकर जमा हो जाती है। और हम जानते हैं कि जब हवाएं ज़्यादा जमा हो जाती हैं तो कैसा क्रिएट होगा एरिया, तो ये क्रिएट होगा हाई प्रेशर यानी उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाएगा। इसके लिए भी हम एक संकेत यूज कर लेते हैं। तो इसके लिए हम संकेत डाल देते हैं, ये वाला संकेत डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा क्षेत्र हो गया, तो ये हमारा हो गया उपोष्ण उच्च वायुदाब का क्षेत्र।
उपोष्ण उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन गया। कारण क्या रहा? तो विषुवत रेखा की ओर से आने वाली हवाएं और उपध्रुवीय क्षेत्र से आने वाली हवाओं का यहाँ पर जमा हो जाना। ठीक है, अब ये किसके कारण हुआ? तो ये हुई पृथ्वी की गति के कारण और दाब के कारण। तो ये जो दूसरा वाला कटिबंध है ये बना किसके कारण? दूसरा वाला जो पेटी है, दूसरी पेटी बनने का कारण जो है ये पृथ्वी की घूर्णन गति और साथ ही साथ में जो है ये हवाओं के दाब के कारण ये क्षेत्र बना। अब इसकी स्थिति क्या होगी? तो इसकी स्थिति को भी हम लोग लिख लेते हैं। तो ये स्थिति क्या होगी? तो ये होगी हमारे कहाँ से? तो 23.5 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश पर। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं इसका लोकेशन। तो 23.5 डिग्री N प्लस S से लेकर के 35 डिग्री N प्लस S। अभी S क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि देखिए जो काम यहाँ पर बन रहा है वही क्षेत्र यहाँ पर भी बनेगा। देखिए यहाँ पर 23.5 से 35 डिग्री जो है यहाँ पर 35 डिग्री S, यहाँ से वाली हवाएं यहाँ उतरेंगी और यहाँ वाली हवाएं यहाँ उतरेंगी, जिसके कारण जो होगा यहाँ पर भी जो बनेगा ये हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर उच्च वायुदाब की पेटी बन जाएगी। ठीक, यहाँ जो बन रहा है यही बनेगा, इसीलिए हम लोग संकेत में सेम यूज करते हैं। यहाँ पर ये संकेत हम लोग यूज करते हैं जो हमने ऊपर दिया है। तो इस तरह से ये बन गया दक्षिण में भी। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में भी ये हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने तीसरे कटिबंध की तरफ। तीसरे का नाम है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। ये जो पेटी होती है ये होता है आपका यहाँ 66.5 डिग्री है, 66.5 डिग्री से यहाँ 45 डिग्री है ना, 66.5 डिग्री से जो होगा ये 45 डिग्री N और यहाँ पर भी 66.5 डिग्री से इस तरह से 45 डिग्री S, 45 डिग्री S के बीच में ये बनती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ध्रुवों की ओर से जो हवाएं यहाँ पर आती है, पृथ्वी की घूर्णन के कारण इन हवाओं को दूर फेंक दिया जाता है। घूर्णन के कारण ये हवाएं दूर फेंक दी जाती है और ये हवाएं आकर के 30 से 35 डिग्री के पास में उतर जाती है। यानी यहाँ की हवाएं क्या हो गई? कुल मिलाकर खाली हो गई। अब हवाएं खाली हो जाएंगी तो यहाँ पर कौन सा जोन क्रिएट होगा? तो ये जोन होगा लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा। इसके लिए हम लोग एक संकेत यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम दे देते हैं ये संकेत। चलिए कुछ भी आप संकेत दे सकते हैं अपने पहचान के लिए। और ठीक यहाँ पर जो काम हो रहा है वो काम यहाँ पर भी हो रहा है, यानी कि यहाँ पर भी उसी तरह का जो है ये क्षेत्र बन जाएगा। कैसा? तो ये बन जाएगा लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग संकेत को पूरी तरह से इस तरह से भर देते हैं। और यहाँ पर हम करते हैं ये कि ये जो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी है ये भी बनी किसके कारण? गति और दाब के कारण। और यहाँ का जो लोकेशन होगा ये कहाँ पर होगा? तो ये होगा 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री N प्लस S से लेकर के 45 डिग्री, ठीक है, N प्लस S के पास में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये अश्व अक्षांश कहाँ पर होता है? तो ये अश्व अक्षांश जो होता है ये दोनों गोलार्धों पर 35 डिग्री के आसपास होता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर दो तरह की हवाएं जो है ये 35 डिग्री पर उतर रही है। एक उपध्रुवीय क्षेत्र से आने वाली हवाएं यहाँ से आने वाली, और एक विषुवत रेखा क्षेत्र से आने वाली हवाएं उतरती है 35 डिग्री के आसपास में। अब दो तरह की हवाएं यहाँ पर उतर रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता था कि यहाँ समुद्र है। पुराने समय में जो इस तरह से नौकाएं वगैरह जो है ये जाते थे, पाल युक्त नौका होती थी पहले, इस तरह की पाल वाली नौकाएं। तो ये हवा, इनको चलने के लिए क्या चाहिए? हवाएं इस तरह होनी चाहिए, तब ये आगे बढ़ती थी। लेकिन यहाँ क्या होती है? हवाएं उतरती है, जिसके फलस्वरूप नौकाओं पर दाब बढ़ जाता था और नौकाएं पानी में डूबने लगती थी। तो पुराने जमाने में जो व्यापारी होते थे ये अपने साथ लाए हुई वस्तुओं को समुद्र में फेंक देते थे। ये अंधविश्वास भी था कि अगर घोड़े समुद्र में फेंकेंगे तो ऐसी स्थिति में जो होगा समुद्र देवता प्रसन्न होंगे और हमको बढ़ने का रास्ता देंगे। तो व्यापारी लोग यहाँ पर अपने घोड़े वगैरह फेंक देते थे और नाव हल्की होती थी और आगे निकल जाते थे। तो संभवतः इसी कारण इसको अश्व अक्षांश कहा जाता है। तो मामला आपका ये है कि यदि आपको अश्व अक्षांश पूछे तो आपको बताना है 35 डिग्री। और कारण क्या है? तो कारण मैंने आपको बता दिया। अब आइए हम लोग चलते हैं अपने आखिरी वाले जो है इस पर। इसका नाम है ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। तो ध्रुवीय नाम से ही पता है। तो ये जो यहाँ पर है आपका देखिए 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से ठीक थोड़ा सा नीचे आ जाइए तो यहाँ पर है 80 डिग्री N, और इसी तरह से यहाँ पर आ जाइएगा तो यहाँ पर मिल जाएगा 80 डिग्री S।
यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर सालों भर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है। ठंड पड़ने का परिणाम ये होता है कि हम लोग जानते हैं कि जब तापमान कम होता है तो वहाँ पर हवाओं का घनत्व अधिक होगा, और घनत्व अधिक होगा तो दाब अधिक होगा, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर जो जोन क्रिएट होगा वो क्रिएट होगा हाई प्रेशर जोन। यहाँ पर भी जो क्रिएट होगा वो होगा हाई प्रेशर जोन क्रिएट होगा। तो ये जो है ये पूरी तरह से जो प्रभावित होता है, ये प्रभावित होता है किससे? तो ये तापमान से प्रभावित होने वाला कटिबंध है। यानी कि ये जो ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी है ये ताप प्रभावित कटिबंध है। और इसका लोकेशन क्या है? तो इसका लोकेशन दोनों गोलार्धों पर 80 से 90 डिग्री के बीच में है। यानी कि इसमें हम लोग लिख सकते हैं 80 डिग्री से 90 डिग्री N+S। ठीक है, नॉर्थ प्लस सॉरी इसको हम लोग रेड से लिखना था क्योंकि ये ताप प्रभावित वाला कटिबंध है। तो ये जो होगा ये दोनों गोलार्धों पर होगा 80 डिग्री N+S से 90 डिग्री N+S। तो इस तरह से ये जो पूरा ग्लोब था, इस पूरे ग्लोब पर जो हमने कटिबंध बनाए थे वो कंप्लीट हो गया। एक बार काउंटिंग कर लेते हैं। शुरू में हमने कहा था कि पूरे ग्लोब को हम लोग कितने कटिबंधों में बांटेंगे, तो 7 है कि नहीं देखिए। तो यहाँ से आइए 1 2 3 4 5 6 7। तो जो वायुदाब की पेटियां हैं ये कितनी वायुदाब की पेटियां हैं? 7। और अगर प्रकार की बात करें तो इनको हम 4 मुख्य प्रकारों में बांट सकते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है विषुवतीय निम्न वायुदाब की पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। याद करना बहुत ही आसान है। देखिए ऐसे याद कर लीजिएगा LP HP LP HP, यानी बीच वाला तो आपको याद रहेगा ही रहेगा क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी, ताप अधिक होगा तो दाब कम होगा। तो यहाँ LP होगा बीच में। LP के बाद इससे ऊपर वाली पेटी में हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर। अगर कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ेंगे, रट्टा भी मारना है तो इस तरह से एक सीक्वेंस बना करके आप इसको याद कर सकते हैं। लेकिन समझ लीजिए क्योंकि प्रश्न जो होते हैं ये समझदारी से ही पूछे जाएंगे और प्रश्न जो होंगे ये रटने से सॉल्व होने वाले नहीं हैं। तो ये हो गए हमारा जो है पृथ्वी की विभिन्न वायुदाब की पेटियां। अब अगले क्लास में हम लोग चलेंगे पवन। यही जो वायुदाब में भिन्नता है, इसी वायुदाब में भिन्नता के कारण ही जो होता है ये पवनों की उत्पत्ति होती है। हम लोग जानते हैं पवन किधर से किधर चलेगा, तो पवन चलेंगे उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ। नीचे में भी अगर आएंगे तो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ, फिर उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ और फिर उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ। तो इन सभी पवनों के अलग अलग नाम है। साथ ही साथ इन पवनों की दिशा जो यहाँ बनी हुई है ये ऐसे सीधे नहीं चलते हैं, इन पे कोरियोलिस इफेक्ट भी होता है। तो उन सारे चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चूंकि आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया और साथ ही साथ रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर किसी अन्य विषय पर चाहते हैं वीडियो, किसी अन्य टॉपिक पर चाहते हैं जिसमें आप फंसते हैं, जिसमें परेशानी होती है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। मात्र एक ही स्टूडेंट के कहने पर यह वीडियो मैंने बनाया है, इसीलिए आपकी जो राय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जो टॉपिक कहेंगे उस पर वीडियो बनेगा, लेकिन लंबा टॉपिक नहीं। अभी हम लोग लॉकडाउन में शॉर्ट टॉपिक्स पे बातचीत कर रहे हैं ताकि लॉकडाउन में हम अपनी एनर्जी बनाए रखें और कन्फ्यूजन्स को दूर करें। ठीक है, तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ आज के वीडियो का एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।